हेलो। हेलो बच्चों। आज का जो टॉपिक है बहुत ही छोटा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले तो मैं सभी का वेलकम कर देता हूँ एक बार, जो भी बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं मीटिंग में। तो बच्चों, जो आज का टॉपिक है आपका नेक्स्ट चैप्टर है, ये एक छोटा सा ही चैप्टर है, आज ही वाइंड अप हो जाएगा आपका। व्हाट आर द नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड्स। व्हाट आर द नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड्स इन क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है जी। क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए देयर आर सम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड्स। ठीक है। और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड्स कहाँ से डिजाइन होते हैं, वो मैंने एक नीचे स्टैंप लगाई हुई है। देखिए, आईएसओ। आईएसओ का क्या मतलब होता है? आईएसओ मींस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। जो ये सारे नियम बनाता है ताकि आपकी क्वालिटी ताकि आपकी क्वालिटी मेंटेन रहे। ठीक है। ये सारी चीजों का हमने एक ही जगह से, ये सारे स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। उस जगह का नाम है आईएसओ। ठीक है, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अब डिटेल में पढ़ते हैं इन कोड्स के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या जरूरत पड़ी कि हमें ये कोड्स बनाने पड़े। ठीक है। हम कोई भी चीज बनाते हैं तो उसकी हमें पहले जरूरत महसूस होती है, तभी हम उसके ऊपर काम करते हैं। तो इन कोड्स को बनाने का जो कारण था वो था आपका ग्लोबलाइजेशन। और जो ग्लोबलाइजेशन के कारण ट्रेड आपका इंक्रीज हो रहा था, इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। वो आपका 1980 के दशक में काफी ज्यादा एकदम से तेजी से इंक्रीज करने लगा था। उससे पहले व्यापार होता तो था, बट नेशनल लेवल पे होता था, इंटरनेशनल लेवल पे इतना बड़े लेवल पे नहीं होता था। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता था इतना ज्यादा। तो 1980 के आसपास जाके एकदम से इसमें बूम आया आपका इंटरनेशनल ट्रेड में। तो उस समय लोगों को ये जरूरत महसूस हुई कि एक ऐसे स्टैंडर्ड होने चाहिए, स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी, जो पूरे वर्ल्ड वाइड सेम चले। ठीक है, सब जगह पे कॉमन कॉमन आपके फॉलो हों। तो वो स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो डॉक्यूमेंट सब जगह सेम चले, सब जगह लीगल हों, और उनके उनके ऊपर प्रॉपर मेंशन हो कि कौन सी क्वालिटी को हमने फॉलो करना है, कैसे करना है। ठीक है, ये प्रॉपर एक एक डॉक्यूमेंट मैनुअल मिलता है आपका आईएसओ का। तो ये बनाया किसने? ये बनाया आपका, ये जो नियम बनाए हैं ये बनाए हैं आईएसओ ने। आईएसओ क्या है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये उसी तरह काम करता है जैसे आपका डब्ल्यूएचओ करता है। आप आजकल आप न्यूज में देख रहे होंगे, डब्ल्यूएचओ का क्या रोल है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे वर्ल्ड की हेल्थ की फिक्र करता है। ठीक है, और उनके लिए टाइम टू टाइम पॉलिसीज बनाता रहता है। वैसे ही आईएसओ क्या है, पूरे पूरे वर्ल्ड के ट्रेड की फिक्र करता है। ठीक है, बिजनेस की। तो उसी के अकॉर्डिंग ये पॉलिसीज बनाता रहता है और उनको इम्प्रूव करता रहता है। तो ये है आईएसओ का काम। तो इसमें क्या है कि 91 कंट्रीज ने एग्रीमेंट किया हुआ है आईएसओ के साथ, जो इसका पार्ट है, जो इसके अंदर टाइम टू टाइम अपने सजेशन देते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो अपना अपना टाइम देके, अपना इंपॉर्टेंट टाइम देके अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं 91 कंट्रीज। और उन्हीं में से एक है आपका यूनाइटेड स्टेट, जो कि एक बहुत बड़ा देश है, वो भी इसका मेंबर है आईएसओ का। अब आईएसओ ने मेनली दो नियम दिए हैं। इसमें से जो सबसे पहला नियम है वो है आईएसओ 9000। ठीक है, हमने दोनों को डिटेल में पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं आईएसओ 9000 से। आईएसओ 9000 क्या है? ये हमें जरूरत पड़ी 1987 में। 1987 में क्या किया आईएसओ ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन ने पब्लिश किया इट्स फर्स्ट सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट। जिस क्वालिटी की हम बात कर रहे थे, फॉर द वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट पे काम किया गया। तो उसके लिए कुछ कोड्स बनाए गए जिसको नाम दिया गया आईएसओ 9000। ठीक है जी, ये हमने कोड दे दिया पीछे, ताकि इसके बाद अगर और भी कोड आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम कोड को बढ़ाते रहेंगे। इसमें क्या उन्होंने लिखा, टू डेवलप एंड प्रमोट इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आईएसओ 9000 हैज बीन क्रिएटेड। वो बता रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो क्वालिटी होनी चाहिए, आपकी मिनिमम क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपस में मतभेद ना हो देशों के बीच में। तो वो
उसके लिए उन्होंने ISO 9000 के एक बुक बना दी या फिर एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बना दिया। उसके अंदर क्या है आपका ISO 9000 में, ISO 9000 consists of a set of standards and a certification process for companies। इसमें कंपनी को सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं और जिसको फॉलो करने के बाद उस कंपनी को एक सर्टिफिकेशन मिलती है। ठीक है, ये देखिए साइड में ऐसा ऐसा ये जो लोगो लगा हुआ है, जो भी आपका क्वालिटी पास प्रोडक्ट होता है, आप कोई मार्केट से भी कोई भी आइटम खरीदोगे आजकल, उसके ऊपर ऐसी ऐसी क्वालिटी एश्योर्ड आइटम लिखी होती है, क्वालिटी एश्योर्ड ISO 9000 का मार्का लगा होता है। तो ये मतलब है कि ये आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है प्रोडक्ट, कि ये कंपनी आपकी इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है, इस लोगो से हमें पता लगता है। ठीक है जी, तो ये हमें ISO 9000 का लोगो ध्यान में रखना है जब भी हम कोई प्रोडक्ट देते हैं। ये एक तरह की सर्टिफिकेशन है कि आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, बाय रिसीविंग ISO 9000 certification, companies demonstrate that they have met the standards specified by the ISO। अब जब ये कोड कंपनीज को साइन किया जाता है तो वो इस कोड को अपने हर प्रोडक्ट के ऊपर लेबल करती हैं और कस्टमर को शो भी करती हैं कि हम वर्ल्ड हाई लेवल की क्वालिटी को मेंटेन करके काम करते हैं, इसलिए आप हमारा प्रोडक्ट लीजिए। और करना भी चाहिए शो, अगर वो इतना ज्यादा क्वालिटी पे काम कर रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो कस्टमर को इसके बारे में अवेयर भी करें। ठीक है, अब ISO 9000 के बारे में और पढ़ते हैं हम। द स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ कंपनीज। ये आपकी हर टाइप की कंपनी पे चलता है। ठीक है, ये नहीं है कि आपकी एक ही तरह के प्रोडक्ट पे चलता है, कोई भी कंपनी हो, ये आपके यूनिवर्सल है नियम। ठीक है ना, हमने पहले भी बात की। एंड हैव गेन्ड ग्लोबल एक्सेप्टेंस, और सब जगह से सारे देशों ने इसको एक्सेप्ट किया है अभी तक। In many industries, ISO certification has become a requirement for doing business। अब कह रहे हैं कि कई इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पे इसके बिना गुजारा ही नहीं है, ISO स्टैंडर्ड्स के बगैर। अगर वो ISO सर्टिफिकेशन नहीं मिलती तो वो गवर्नमेंट उसको लाइसेंस नहीं देती है ट्रेड करने का कंपनी को। ठीक है, also ISO 9000 standards have been adopted by European community as a standard for companies doing business in Europe। अब यूरोप की बात हो रही है। यूरोप एक बहुत बड़ा आपका कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर काफी कंट्रीज आती हैं। ठीक है ना, आप सभी को पता होगा। तो यूरोपियन कम्युनिटी ने जो वहां के लॉज बनाती है, उन्होंने कंपलसरी कर रखा है अगर कोई भी कंपनी बाहर से आके यहाँ बिजनेस लगाना चाहती है या यहाँ की कंपनी बिजनेस करना चाहती है तो उसको ISO 9000 सर्टिफिकेशन लेना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। उसके बिना उसके ऊपर फाइन लगेगा और वो बिजनेस नहीं कर पाएगी अपने यूरोप के अंदर। ठीक है, इन दिसंबर 2000 the first major changes to ISO 9000 were made। दिसंबर 2000 में जाके इसमें थोड़े चेंजेस किए गए। जो ISO 9000 के पुराने कोड्स थे, वो चेंजेस क्या किए गए, उसको तीन मेन कैटेगरी में बांट दिया गया। ISO 9000 को तीन मेन कोड्स में बांट दिया गया। पहली कैटेगरी आपकी 9000 टू ISO 9000 रेशियो 2000। ये एक तरह का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है which follows fundamentals and standards, provides the terminology and definitions used in the standards। इसमें हम जो ISO 9000 2000 है, इसमें हमें सारे जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में यूज होने वाले टर्म्स हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी, उसकी डेफिनेशंस, वो सारी हमें इसमें मिलती हैं। इस आपकी बुक है जो ISO 9000 2000, ये एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जिसमें हमें उसके सारे टर्मिनोलॉजी, क्या किस वर्ड का क्या मतलब है और क्या डेफिनेशन है, वो हमें यहाँ से पता लगेगी। इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड्स। कह रहे हैं कि कोई भी अगर ISO को सीखना चाहता है तो उसका बेसिक मैनुअल यही है, उसको पहले ये बुक पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद दूसरा मैनुअल जो बनाया उन्होंने, उसका कोड दे दिया ISO 9001 रेशियो 2000। इसमें क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, दिस इज द स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ ए फर्म्स क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये बताएगा कि कैसे हमें फॉलो करना है, जो हमें ऊपर डेफिनेशन बताई है, टर्मिनोलॉजी बताई है, चीजें बताई हैं स्टैंडर्ड्स की, उसको हमने कैसे फॉलो करना है अपने सिस्टम के अंदर। इट इज यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द कंफर्मिटी ऑफ ए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। और हमने कैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को भी साथ में देके इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है कोड्स की, वो है आपकी ISO 9004 रेशियो 2000।
इस सेट ऑफ कोड्स में क्या बताया गया है, ये भी एक तरह के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ही आते हैं। ये आपको गाइडलाइंस देते हैं, गाइडलाइंस फॉर द परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस कैसे करनी है, क्या गाइडलाइंस है उसकी। It provides guidelines for establishing a quality management system. It focuses not only on meeting customer requirements but also on improving performance. ये हमें बताती है कि हमें कस्टमर को तो खुश रखना ही है, बट साथ ही साथ क्वालिटी पे भी काम करना है। क्वालिटी डाउन नहीं होनी चाहिए कस्टमर को खुश करने के चक्कर में, कि कस्टमर सस्ता मांग रहा है तो आप उसके चक्कर में अपनी क्वालिटी डाउन कर दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा ISO 9000 की 3 कैटेगरीज जो हमने पढ़नी है। पहले में उन्होंने डेफिनेशन और फंडामेंटल डाल दिए, सेकंड में कैसे हमने उसको कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, प्रोसेस को, वो बताया गया है। और थर्ड है गाइडलाइंस, क्या नियम है, किन नियमों को फॉलो करते हुए हमें कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को पूरा करना है। अब आगे आ जाती है आपकी जो दूसरा मेन नियम है ISO 14000 स्टैंडर्ड्स। मैंने आपको कहा था 2 नियम बनाए थे ISO ने, एक तो ISO 9000 विच इज फॉर द इंडस्ट्रियल क्वालिटी, एंड दूसरा है आपका ISO 14000 स्टैंडर्ड्स। ये स्टैंडर्ड्स क्या है, ये स्टैंडर्ड्स बताते हैं कि कोई भी कंपनी अगर आप अपना बिजनेस कर रही है, ठीक है, कोई भी कंपनी अपना बिजनेस कर रही है, करना चाहती है, तो वो डेवलपमेंट में अपना हिस्सेदार बनती है। ठीक है, किसी भी देश की डेवलपमेंट में वो हिस्सेदार बनती है। तो डेवलपमेंट के साथ साथ उसकी कुछ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो जाती हैं, किसके प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति। ठीक है, कि उसने ग्रोथ करते हुए, डेवलपमेंट करते हुए इन्वायरमेंट को दरकिनार नहीं करना, इन्वायरमेंट को भी साफ रखना कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो उसको ध्यान में रखने के लिए कुछ ISO ने नियम बना दिए कि जो भी कंपनी अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी किसी भी प्रोडक्ट की, उसको इन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। और ये नियम कब बने, 1996 में। ठीक है, क्या है इसके अंदर, 6 बेसिक एरियाज हैं जो इसके अंदर कवर होते हैं ISO 14000 में। सबसे पहले देखिए, लोकल इन्वायरमेंट एंड कम्युनिटी इश्यूज, कि जो भी, जहां भी आपने इंडस्ट्री लगाई है उसके आसपास का इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है, और जो भी उसके इश्यूज क्रिएट होते हैं कम्युनिटीज में, उसको आपने रिजोल्व भी करना है। सेकंड, यूज ऑफ बेसिक मटेरियल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो सके आपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना है। सिंथेटिक मटेरियल को कम से कम यूज करना है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। थर्ड, कंटेमिनेशन और डिग्रेडिंग ऑफ लैंड, हमने जहां भी अपनी इंडस्ट्री लगाई है वहां की जमीन को खराब नहीं करना। ठीक है, हमने एक डेफिनेट एरिया चूज कर देना है, उसके बाहर अपनी इंडस्ट्री को, वहां पे अपना वेस्ट मटेरियल नहीं थ्रो करना, तो लैंड को डिग्रेड नहीं होने देना, कंटेमिनेशन नहीं करना मिट्टी का वहां की। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट हमारा अच्छा होना चाहिए, उसका बैकअप करना है हमें, उसको बाहर खुले में नहीं फेंकना। रेजिस्ट टू वाटर, जो वाटर में आजकल आपने देखा होगा पानी का रंग ही चेंज हो गया है बड़े शहरों में, तो वो क्यों होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, अपना जो भी वेस्ट पानी होती है वो सारा केमिकल वाला पानी नदियों में बहा देती है, वो नहीं होना चाहिए। ये बताता है ISO 14000। ठीक है, इसीलिए कई कंपनियों पे गवर्नमेंट कहीं कहीं करोड़ों की पेनल्टी भी लगाती है, क्योंकि वो इसमें फेल हो जाती है स्टैंडर्ड को फॉलो करने में। इमिशंस टू एयर, ठीक है, इमिशन टू एयर मतलब उन्होंने जो हवा बाहर छोड़नी है कंपनी से, वो भी प्योर करके, साफ करके, फिल्टर करके भेजनी है। ये नहीं है कि आपने देखा होगा छोटे छोटे कई जगह फैक्ट्रियां लगी होती है, वहां से काला धुआं उड़ता हुआ आपको दिख जाता है शहर के किसी भी कोने से, तो वो आपका साफ साफ नियमों की उल्लंघना है, वो हमें नहीं करना है। अब बेसिक, ये जितने भी ये कंसर्न करने वाले मैटर हैं इन्वायरमेंट के लिए, उसको बेसिक 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, 3 मेजर एरियाज में। सबसे पहला जो आपका एरिया है उसमें क्या है, ये आपका मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है, इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स, जिसका मैनेजमेंट ने ध्यान देना रखना होता है, विच मेजर्स सिस्टम डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू द ओवरऑल बिजनेस। ये आपकी मैनेजमेंट ने ध्यान रखना होता है कि जब आपकी कंपनी डेवलपमेंट कर रही है तो उसके साथ साथ इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने आप समझनी है। ठीक है, मैनेजमेंट का इनिशिएटिव होना चाहिए, वर्कर्स का तो बाद में है। उसके बाद ऑपरेशन स्टैंडर्ड में क्या चीजें आ जाती हैं, इट इंक्लूड्स द मेजरमेंट ऑफ कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी। ऑपरेशन स्टैंडर्ड में हमने इस चीज का ध्यान रखना है कि हम कहीं बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को
खराब तो नहीं कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस पे हमें लिमिट लगानी है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे कन्वेंशनल रिसोर्सेज एक बार खत्म हो गए तो उनको वापस इसी इसी तरह वापस लेके आना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, और हमारी आगे की पीढ़ियां इसका खामियाजा भुगतेंगी। आगे क्या है, तीसरी जो मेन कैटेगरी है डेट इज इन्वायरमेंटल सिस्टम स्टैंडर्ड्स। ये क्या करती है, इसमें हमने मेजर करना है इमिशन इफ्लुएंट्स, जो हम बाहर इमिशन करते हैं फैक्ट्रीज से धुएं की फॉर्म में, चाहे वो वाटर की फॉर्म में, विद ग्रेटर इंटरेस्ट इन ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग एंड मोर अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। हमने ध्यान में रखना है कि हम कोई भी वेस्ट खुले में नहीं फेंकें, और इसके लिए हमें ISO 14000 को फॉलो करना है। सो इट मे बिकम एन इम्पोर्टेंट सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर प्रमोटिंग एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसलिए ये आपके सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये तो थे दो आपके स्टैंडर्ड कोड्स। इसके अलावा एक ये भी टॉपिक आपके सिलेबस में है, क्वालिटी सर्कल। इसका भी एम क्या है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना। क्वालिटी सर्कल क्या है, बेसिकली ये एक ग्रुप है, वॉलंटियर ग्रुप है जो कंपनीज के अंदर होता है। तो इस ग्रुप में कौन कौन होता है, वर्कर्स होते हैं, और वर्कर्स में स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जो आपके नए ट्रेनी होते हैं, ठीक है। यूजली अंडर द लीडरशिप ऑफ देयर सुपरवाइजर्स पार्ट होते हैं इस क्वालिटी सर्कल का, और एन इलेक्टेड टीम लीडर, और उनका एक लीडर होता है जो उनको लीड करता है। और क्या काम होता है क्वालिटी सर्कल का, इसका काम है आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना एंड सॉल्व वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जितनी भी प्रॉब्लम्स उठ रही हैं आपके डेली के कामों में, उन प्रॉब्लम्स को आपस में बैठ के डिस्कस करना और उनको दूर करना, एंड प्रेजेंट देयर सॉल्यूशंस टू मैनेजमेंट, और उनका सॉल्यूशन मैनेजमेंट को प्रोवाइड करवाना, ये काम है क्वालिटी सर्कल का, ठीक है। और ये हम क्यों करते हैं, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। एंड हम इसके लिए हमें एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना पड़ता है, और उनको उनके काम की तारीफ करनी पड़ती है। व्हेन मैच्योर टू क्वालिटी सर्कल्स बिकम सेल्फ मैनेजिंग हैविंग गेन्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ द मैनेजमेंट। कहते हैं कि अगर ये क्वालिटी सर्कल आपकी कंपनी में अच्छे से डेवलप हो जाए, तो आपकी जो मैनेजमेंट है उसको आपके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास हो जाता है, उसको अपनी टीम पे बहुत ज्यादा विश्वास हो जाता है कि अब हमारा प्रोडक्ट फेल नहीं होगा मार्केट के अंदर, क्योंकि वो हर प्रॉब्लम का डिस्कस करते हैं वहां बैठ के। अब क्वालिटी सर्कल का जो प्रोसेस है उसको समझिए। इसमें जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पिंक वाले से, ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर 8 से 10 मेंबर्स हैं सेम एरिया से, ठीक है। इसको हम कहते हैं मॉडरेटर स्टेप को। 8 से 10 मेंबर हैं सेम एरिया से, चाहे वो वर्कर हो, सुपरवाइजर हो, या फिर उनका एक टीम लीडर हो, ठीक है। हमने ग्रुप बना दिया है, ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स। उसके बाद उनकी हमें ट्रेनिंग करवानी है टाइम टू टाइम, और उसके उन्होंने क्या करना है, ग्रुप प्रोसेसेस डाटा कलेक्शन प्रॉब्लम एनालिसिस। उन्होंने डाटा को कलेक्ट करना है रेगुलरली, जो भी आपके प्रोसेसेस लग रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, और उनका डाटा को जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको निकालना है, प्रॉब्लम्स को निकालना है। उसके बाद उस प्रॉब्लम को एक पर्टिकुलर आईडी दे देनी है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, हमने प्रॉब्लम्स को छांट के अलग अलग कर दिया और उनको एक पर्टिकुलर आईडी दे दी हर प्रॉब्लम को अलग से। और क्या करना है, लिस्ट अल्टरनेटिव कंसर्न्स ब्रेनस्टॉर्मिंग, और उन प्रॉब्लम्स के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, मतलब बैठ के क्विज़ेस करनी है, नए नए तरीके ढूंढने हैं कैसे उनको दूर कर सके। देन हमने क्या करना है, प्रॉब्लम एनालिसिस करना है। ये एनालिसिस करने का एक अच्छा मेथड क्या है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, जो मैंने कल आपको बताया था, फिश बोन डायग्राम अपने पिछले लेक्चर के अंदर, ठीक है। उसके साथ हमने प्रॉब्लम को अच्छे से स्टडी करना है और उसके सॉल्यूशन ढूंढने हैं। और देन हमने जो सॉल्यूशन है उसको इकट्ठा करना है प्रॉब्लम रिजल्ट्स के साथ। सॉल्यूशन को इकट्ठा करने के बाद हमने क्या करना है, वो सॉल्यूशन अपनी मैनेजमेंट को देना है, और फिर कैसे देना है, प्रेजेंटेशन के जरिए। प्रेजेंटेशन के जरिए हमने उसको प्रेजेंट करना है अपनी मैनेजमेंट को, ताकि वो उसको इम्प्लीमेंटेशन कर सके आने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो ये था बच्चों क्वालिटी सर्कल का प्रोसेस, जो हमें क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कंपनी के अंदर फॉलो करना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ताकि आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो सके प्रोडक्ट की। तो बच्चों आज के टॉपिक में इतना ही है, ये इतना ही था, जो कि आज का सारा टॉपिक हमारा क्वालिटी फोकस था, चाहे वो कोड्स हो या फिर वो क्वालिटी सर्कल हो। तो बच्चों सुनने के लिए थैंक्स, आपने इतने पेशेंस से पूरा लेक्चर सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।